नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में हम बात करेंगे संसद की, जहां निलंबन और मिमिक्री से मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा। राज्यसभा के सभापति का मामला था तो राष्ट्रपति तक ने नाराजगी जाहिर की। काम सोशल मीडिया पर भी हुआ। और संसद में क्या हुआ, 2 और विपक्षी सांसद निलंबित हो गए और जो निलंबित हैं उन्होंने ये पूछा कि मिमिक्री पर इतना बात हो रही है, लेकिन सरकार जिस तरह से विपक्ष को सदन के बाहर ठेल रही है, कानूनों पर बहस से बच रही है, उसका क्या। ये बात कही गई कि अंदर क्या हो रहा है, तो हम जानते हैं कि हुआ क्या। 1-2 कानूनों पर चर्चा हुई। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे दिन की बड़ी खबर में, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। साल 2023 खत्म होने को है और कोरोना फिर से फैलने लगा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 614 मामले दर्ज किए गए, सबसे ज़्यादा केरल में। बीते 24 घंटे में 292। माना जा रहा है कि सारे नए मामले कोरोना के JN1 स्ट्रेन के हैं। ध्यान रहे, ये वो स्ट्रेन है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 19 दिसंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया। अब देश में बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मीटिंग की राज्य के स्वास्थ्य सचिवों और मंत्रियों के साथ। इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के निदेशक डॉक्टर राजीव भाल, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और ICMR के पूर्व DG डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन भी शामिल हुई। बैठक का सीधा एजेंडा, सभी राज्य सांस से संबंधी बीमारियों को लेकर सतर्क रहें, जांच करें। कोरोना या सांस की बीमारी के किसी नए स्ट्रेन की वजह से ही हो रही है या नहीं, इसके लिए सभी सैंपल्स को इनसेगॉग जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज भी भेजा जाए। यहाँ से रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे कदम उठाएगी। अगली अपडेट में बात दिल्ली में हुई एक मीटिंग की। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। इसमें उनके साथ बंगाल से आने वाले TMC नेताओं का समूह भी था। केंद्र की तरफ से बंगाल को मिलने वाले फंड को रोके जाने की शिकायत की। केंद्र के पास राज्य का 1,16,000 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने कहा, हमें 100 दिन का बकाया फंड नहीं दिया जा रहा। कई योजनाएं हैं जिनका फंड रोक दिया गया है। इस मुद्दे पर PM ने ममता बनर्जी से कहा कि राज्य और केंद्र के अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाएंगे। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया को बताया कि उनकी PM से क्या बात हुई और ये भी कि एक दिन पहले हुई इंडिया अलायंस की मीटिंग में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बतौर PM प्रत्याशी क्यों सुझाया था। हाँ किया था और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। मैम, आपने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया था मीटिंग में, ऐसी बातें हाँ किया है। और इस पे कुछ और विस्तार से आप बता दें। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। अगली खबर खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ी है। अमेरिका की सरकार ने भारतीय जांच एजेंसियों को कुछ सबूत सौंपे थे जिनमें लिखा था कि अमेरिका में पन्नू को मारने की कोशिश की गई थी। इस कोशिश में एक अनाम भारतीय अधिकारी और निखिल गुप्त नाम का बिचौलिया सामने आया। निखिल गुप्त इस समय चेक गणराज्य की जेल में बंद है। उनका परिवार भारत के सर्वोच्च न्यायालय गया, जहां से राहत नहीं मिली, क्योंकि बकौल न्यायालय कोई विदेशी संस्था क्या करती है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी आई। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो उस केस में अमेरिकी सबूतों को ध्यान से देखेंगे और ये भी कहा कि ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं अमेरिका और भारत के संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अगर हमारा नागरिक कुछ अच्छा या बुरा करता है तो हम जरूर उस पर ध्यान देंगे। कानून के मुताबिक चलना हमारा संकल्प है। सुर्खियों के बाद अब बारी दिन की बड़ी खबर की। संसद की कार्रवाई शुरू होने के पहले एक जानकारी आज सामने आई कि लोकसभा सचिवालय ने नया सर्कुलर निकाला है। इसमें कहा गया कि जिन 141 सांसदों को इस सत्र के लिए संसद से निलंबित किया गया, वो सांसद संसद कक्ष, लॉबी और गैलरी में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि किसी संसदीय कमेटी का हिस्सा है तो उसकी मीटिंग में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। इस सर्कुलर के साथ ही 3 प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की। ये सारी प्रतिक्रियाएं 19 दिसंबर को हुए मिमिक्री कांड पर थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट किया, ये देखकर दुख हुआ कि हमारे सम्माननीय उपराष्ट्रपति का संसद परिसर में कैसे मजाक उड़ाया गया। चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति का भी दायरा है। ये संसदीय परंपरा है जिस पर हम गर्व करते हैं और भारत के लोग उम्मीद करते हैं कि इन परंपराओं को हम अभिन्न रखें। इसके बाद पता चला कि PM मोदी ने भी जगदीप धनखड़ को फोन किया और घटना पर चिंता जताई। धनखड़ ने एक्स पर इसकी जानकारी दी।
पीएम मोदी से टेलीफोन पर बात हुई। उन्होंने पवित्र संसद परिसर में कुछ सांसदों की घृणित नाटकीयता पर दुख व्यक्त किया और बताया कि वो पिछले 20 साल से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं। भारत में उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। धनखड़ ने यह भी बताया कि उन्होंने पीएम मोदी को जवाब क्या दिया। मैंने उनसे यानी पीएम मोदी से कहा कि कुछ लोगों की हरकतें मुझे अपना कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने से नहीं रोक सकती। मैं तहे दिल से उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। कोई भी अपमान मुझे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उनकी जगदीप धनखड़ से मुलाकात की तस्वीरें भी फ्लैश हुई। मुलाकात के बाद ओम बिरला ने एक्स पर लिखा, कल कुछ सम्मानीय संसद सदस्यों ने नीचा दिखाने और उपराष्ट्रपति के लिए संवैधानिक पद की गरिमा गिराने की नीयत से जो काम किया, उसे लेकर मैंने उपराष्ट्रपति और सभापति के साथ अपनी चिंता जाहिर की। इन प्रतिक्रियाओं से यह लगभग साफ हो चुका था कि सदन की कार्रवाई किस दिशा में जाएगी। सत्र शुरू हुआ। सभापति की कुर्सी पर बैठे जगदीप धनखड़ नमूदार हुए। वो एक दिन पहले ही मिमिक्री पर टिप्पणी कर चुके थे। आज फिर बोले, कहा जगदीप धनखड़ नाम के व्यक्ति का जितना मजाक उड़ा लो, लेकिन उपराष्ट्रपति का, जाट समुदाय के एक व्यक्ति का और एक किसान का अपमान मत करो। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। धनखड़ ने अपने समाज का हवाला दिया तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या मैं ये कह दूं कि ऐसा मेरा दलित होने के चलते किया जा रहा है। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूं उसको उत्तर नहीं मिलता। ये सारे तर्क संसद के अंदर दिए जा रहे थे, पर गतिविधियां बाकी जगह भी थी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जाट समुदाय के लोग कांग्रेस की अर्थी लेकर पहुंच गए और तख्तियां लहराने लगे और नारे लगाने लगे। करते हैं देश की किसान लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। जगदीप धनखड़ के खुलकर सामने आने के बाद भाजपा के धड़े से प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा आया। सांसदों ने क्या कहा, सुनते हैं। आखिरकार सदन तो चर्चा के लिए ही है। सदन में चर्चा क्यों नहीं विपक्ष होने दे रहा? क्यों प्ले कार्ड लेके, तख्तियां लेके वेल में कूद पड़ते हैं और खड़गे जी क्यों नहीं उस समय रोकते हैं? क्यों नहीं चर्चा करते हैं? इशारे सारे सदन में देखे जाते हैं। कौन किसको इशारे कर रहा है? वेल में कूदने के लिए, हंगामा खड़े करने के लिए, तख्तियां लाने के लिए। और ये हंगामे करने वाले कोई और नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता हैं। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, क्या वो स्वीकार है? एक उन्होंने किसान के बेटे का मजाक उड़ाया, एक उन्होंने पिछड़े वर्ग से आए हुए एक जो है अपना व्यक्ति का मजाक उड़ाया। और उनको ये बात ये हजम नहीं होती है कि चाय बेचने वाला आज वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बन गया, और एक अपना ट्राइबल से आने वाली महिला आज वो राष्ट्रपति बन गई। तो इनके अपना मन में ये बात नहीं होती है कि कैसे हो रहा है। इधर संसद भवन परिसर में मीडिया कर्मियों के कैमरे घूमे तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी की ओर। उनसे मिमिक्री पर सवाल पूछा गया तो बनर्जी ने कहा कि उन्होंने जगदीप धनखड़ का नाम नहीं लिया था और मिमिक्री तो एक कला है। Does he really behave like this in the Rajya Sabha? That's my question. Now that's my question. No, I have never intended. I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone.
did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know, because my question is, if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? I have a great respect for Dhankar-ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. I did not want to hurt anyone. And it's not, please, it's a one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay. It's not seriously. But if anyone takes it seriously, I am helpless. आपको ध्यान होगा कि जब बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे तब राहुल गांधी मोबाइल से इसका वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी ने मीडिया में बयान दिया कि बात मिमिक्री पर तो हो रही है, लेकिन 150 सांसदों के लगभग बाहर फेंक दिए गए, इस पर कोई बात नहीं हो रही। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं वहां पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। जब संसद भवन के बाहर ये सारी घटनाएं हो रही थी तब अंदर क्या हो रहा था? बहस देश के 4 महत्वपूर्ण कानूनों पर। एक कानून टेलीकॉम से जुड़ा है और बाकी 3 भारत की आपराधिक न्याय की व्यवस्था से। अब इन कानूनों के बारे में जान लेते हैं, फिर बताएंगे कि ये कैसे हमें प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात टेलीकॉम से जुड़े कानून की। 18 दिसंबर की तारीख, इस दिन कथित हंगामे के कारण दोनों सदनों से 78 सांसद निलंबित हुए। इसी दिन लोकसभा में एक बिल पेश किया गया, द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। इसे मनी बिल की तरह पेश किया गया। ये बिल होता क्या है, इसका सिरा हम इस रिपोर्ट के आखिर में जोड़ेंगे। फिलहाल केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि ये टेलीकॉम सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार और ऑपरेशन, स्पेक्ट्रम के वितरण से जुड़े कानूनों में बदलाव और मजबूत करने के लिए लाया गया है। बिल के पास होने के बाद अंग्रेजों के बनाए कानून रद्द हो जाएंगे। आज़ादी के बाद बने कुछ कानूनों में बदलाव भी होगा। कौन से कानून है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और द टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी स्वामित्व कानून 1950। इसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई एक्ट 1997 में भी संशोधन किया जाएगा। मौजूदा टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट पिछले साल सितंबर में सरकार ने पेश किया था। टेलीकॉम इंडस्ट्री और एक्सपर्ट से सुझाव भी मांगे गए थे। फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इस साल अगस्त में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। अब इस बिल को समझने से पहले टेलीकम्युनिकेशन का बेसिक मतलब जान लें। टेली का मतलब दूरी और कम्युनिकेशन यानी संचार, बातचीत। इसी से हिंदी में बनता है दूर संचार, यानी अलग अलग तकनीकों के जरिए सूचनाओं को खास दूरी तक भेजना टेलीकम्युनिकेशन है। जैसे टेलीफोन, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, सैटेलाइट फोन और उसके बाद इंटरनेट। इन सब के जरिए सूचना हम तक पहुंचती है, चाहे वो वायर से हो, ऑप्टिकल फाइबर से, रेडियो सिग्नल से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से हो, या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट या दूसरी तकनीक से। हम ये बेसिक सी जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि हम आपको इस बिल के प्रावधान बेहतरी से समझा सकें। बिल के प्रावधान क्या है? इसमें टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने का प्रावधान है। किसी के फ़ोन को गैरकानूनी ढंग से टैप करने या अनाधिकार तरीके से डेटा ट्रांसफ़र करने पर 3 साल की जेल या 2 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। यह अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होगा। ऑथराइज एंटिटी को डेटा इंटरसेप्ट करने पर सजा का नियम है। किसी ऑथराइज एंटिटी के डेटा में कॉल रिकॉर्ड, आईपी डेटा रिकॉर्ड, ट्रैफिक डेटा और दूसरे ज़रूरी डिटेल्स होते हैं। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को बाईपास करने का भी प्रावधान है, जिससे कई टेलीकॉम कंपनियों को फ़ायदा होगा। इसका मोटा माटी मतलब ये कि 3G, 4G, 5G जैसी सेवाओं के जो स्पेक्ट्रम नीलाम होते हैं उसे बाईपास किया जा सकेगा। ऐसी किसी खास परिस्थिति में कोई भी कंपनी किसी भी स्पेक्ट्रम में सेवा दे सकेगी।
ओवर द टॉप सर्विसेज जैसे ई कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग को टेलीकॉम सर्विसेज की परिभाषा से बाहर रखा गया है। पिछले साल जब इस बिल का ड्राफ्ट पेश किया गया था तब उसमें OTT सर्विसेज भी दायरे में थी। राष्ट्रीय आपदा या देश को खतरे की स्थिति में सरकार देश की तमाम टेलीकॉम सेवाओं को अपने हाथ में ले सकेगी, यानी सारा ऑपरेशन कंपनियों के हाथ से निकलकर सरकार के हाथ में आ जाएगा, नियंत्रण उस पर। इसी राष्ट्रीय आपदा और खतरे की स्थिति में सरकार तमाम टेलीकॉम सेवाओं को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी, यानी आपके फ़ोन कॉल या मैसेज को सरकार ऐसी आपात स्थिति में सुन या पढ़ सकेगी और उन्हें आगे बढ़ने से रोक भी सकेगी और केस से जुड़े अधिकारियों को वो संदेश केस की जांच के वास्ते भेजे भी जा सकेंगे। ये कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने और टेलीकॉम सेवाओं को अपने हाथ में लेने का फैसला उस स्थिति में भी किया जा सकता है जब बात भारत की किसी दूसरे देश के साथ संबंधों की हो। इस बिल की जटिलताओं और बड़ी बातों को विस्तार से जानने के लिए हमने विशेषज्ञों से बात की। OTT सर्विसेज जैसे व्हाट्सएप या आपकी ईमेल सर्विसेज हैं, भारत सरकार उस पर भी अपनी शक्ति इस कानून के द्वारा बना देती है। दूसरा, उसकी जासूसी का जो प्रावधान है वो टेलीग्राफ एक्ट के अंदर जो था वही इसमें लाया जाता है। और तीसरी चीज इसमें यह है कि इंटरनेट शटडाउन जो देखे जाते हैं जिसमें सरकार आदेश देती है और इंटरनेट बंद किया जाता है, उसकी भी इसके अंदर शक्ति है। चौथा, इसमें एक ऐसा प्रावधान है जिसके द्वारा आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जब भी आप कोई टेलीकॉम सर्विस यूज करे वो दी जाएगी और ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो करी जाएगी वो आप पे एक ऐसी कर्तव्य बन जाएगा कि आपको अगर आप नहीं करेंगे तो आप पे 25,000 का जुर्माना भी लग सकता है। अब बात इस विधेयक को लेकर जताई जा रही चिंताओं और आपत्तियों की। बिल पेश करने के तुरंत बाद बहुजन समाज पार्टी सांसद रितेश पांडे ने इस पर आपत्ति जताई। कहा कि इसे मनी बिल की तरह लाया गया ताकि राज्यसभा की स्क्रूटनी से बाहर रखा जाए। अब जान लेते हैं ये मनी बिल क्या होता है। मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसमें केवल धन से जुड़े प्रस्ताव हो। इसके तहत राजस्व और खर्च से जुड़े मामले आते हैं। ऐसे विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा हो सकती है पर वोटिंग नहीं हो सकती, यानी मनी बिल के मामले में सारी ताकत लोकसभा के पास, क्योंकि वहां डायरेक्ट वोट से चुने प्रतिनिधि आते हैं। सवाल ये, सरकार ने टेलीकॉम बिल को धन विधेयक की तरह क्यों पेश किया? इसका जवाब दिया संसद से जुड़े मामले कवर करने वाले पत्रकारों ने। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के चलते उनका कहना है कि ये इस बिल को इस फॉर्मेट में लाया जा रहा है। अगेन यू राइटली पॉइंटेड आउट, ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बिल है जिस पर काफी चर्चा हो सकती थी। इसके अलावा सीसी बिल जो है, जो राज्यसभा से पास हो चुका है और जो लोकसभा में पास होगा, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर है, उस पर भी काफी जो ऑपोजिशन ने है ऑब्जेक्शन उठाया था कि आपने CJI को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया है, आपने प्रधानमंत्री को रखा है, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जगह है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, मतलब 2:1, 2 सरकार की तरफ से होंगे, एक ऑपोजिशन की तरफ से। तो अगर 2:1 का ही फॉर्मूला होगा तो जो सरकार का चॉइस होगा, जो सरकार की चॉइस होगी सीसी को लेकर या इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर, वो तो ऑटोमेटिकली उसी पर थप्पा लग जाएगा। तो इसको भी लेकर काफी विवाद खड़ा हो सकता था इस सत्र के दौरान। पर फिर वही बात की ऑपोजिशन के एमपीज मौजूद नहीं है राज्यसभा में काफी खासा नंबर्स में। लोकसभा में भी 97 एमपीज जो हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये बिल पास हो जाता है। विरोध सिर्फ इस विधेयक को मनी बिल की तरह पेश करने पर नहीं हो रहा। एक धड़ा ये भी कह रहा है कि चूंकि सरकार जब चाहे टेलीकॉम ऑपरेशंस को अपने हाथ ले सकती है, संदेशों को इंटरसेप्ट कर सकती है, तो सरकार अब नागरिकों की निजता व लोकतांत्रिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। सोशल मीडिया पे बात करी जा रही है कि टेलीकॉम बिल के द्वारा हमारे संवैधानिक अधिकारों पे एक बुरा असर पड़ेगा और इसमें काफ़ी सच भी है, क्योंकि अगर आप देख लें आज ज़्यादातर लोग जो मैसेजिंग करते हैं वो व्हाट्सएप के द्वारा करते हैं और व्हाट्सएप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है इंक्रिप्शन, जिसकी वजह से जो व्यक्ति एक मैसेज भेजता है सिर्फ वो पढ़ पाता है और जिसको मैसेज जाता है वो पढ़ पाता है। अब सरकार इसके बीच में घुसना चाहती है और इस टेलीकॉम बिल के अंदर एक ऐसी शक्ति है उसके पास जिसके अंदर वो इंक्रिप्शन के लिए स्टैंडर्ड्स ले डाउन कर सकती है और अगर वो एक इंटरसेप्शन का ऑर्डर निकाल दे तो वो इंटरसेप्टेड मैसेज जो होएगा, चाहे वो व्हाट्सएप से भी जाए, उसको एक डिक्रिप्शन करके सरकार को बताना पड़ेगा। और ये सब करा जा रहा है और सरकारें ये करती हैं, पर ये करा जा रहा है विदाउट एडिक्वेट सेफगार्ड्स, मतलब इसमें कोई कानूनी सेफगार्ड्स नहीं है, इसमें कोई इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट नहीं है। दूसरी चीज अगर इसमें देखा जाए, सरकार इसके अंदर अपने पास इंटरनेट शटडाउन्स का भी पूरा नियंत्रण रखती है विदाउट एनी सेफगार्ड्स। इसका मतलब है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ आईटी की एक रिकमेंडेशन थी कि आप
सारा डेटा इकट्ठा करिए कि विभिन्न राज्यों में कितने इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं, उन ऑर्डर्स को पब्लिश करिए। आप स्टडी करिए कि जब इंटरनेट बंद किया जाता है कि जो कानूनी प्रक्रिया जो होती हैं, जो टूट जाती हैं किसी भी विभिन्न क्षेत्रों में, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस इसे बोलते हैं, आप वो सही कर पा रहे हैं इंटरनेट बंद करके या नहीं। इसका कोई प्राविधान नहीं है, फिर से कोई लीगल सेफगार्ड्स इसके लिए इस कानून के अंदर कोई प्राविधानों के अंदर कुछ ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है, कुछ भी सेफगार्ड्स नहीं है। सरकार के पास भी इस बिल को लेकर अपने तर्क हैं, सुनते हैं। दुनिया के करीब क्या बल्कि सभी देशों ने सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम का एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली ही किया है, उसको कहीं पर भी ऑक्शन में नहीं लाए। और ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो ऑर्डर दिया था, उस फाइंडिंग में भी इस तरह की व्यवस्था थी कि जहां पर किसी टेक्निकल कारण से अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देना पड़े तो देना चाहिए। तो इस बिल में जो टेक्निकल कारण और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिखाए गए बहुत ही एकदम स्पेसिफिक, एकदम नैरोली डिफाइंड है। 19 पॉइंट एक शेड्यूल में डाले गए जिससे कि कहीं पे किसी के प्रति कोई डिस्क्रिशन नहीं रहे। ये बिल अभी बहस तलब है, यानी लोकसभा में वोटिंग नहीं हुई, पर बहस हो रही है, वोटिंग हो चुकी है क्रिमिनल जस्टिस से जुड़े 3 बिलों पर। इन 3 बिलों को इसलिए लाया गया ताकि ब्रिटिश कालीन कानूनों को बदला जा सके। पहले देखिए कि कौन से बिल लाए गए। पहला, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता बिल 2023, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता बिल 2023, तीसरा भारतीय साक्ष्य द्वितीय बिल 2023। आप ध्यान देंगे तीनों कानूनों के नाम में द्वितीय लिखा हुआ है। इसका मतलब है संसद में जो बिल गए हैं वो इन बिलों का दूसरा ड्राफ्ट है। द्वितीय मतलब दूसरा, संस्कृत का शब्द। इन तीनों बिलों के पुराने स्वरूप को 11 अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र के समय टेबल किया गया था। बिल पर बहस हुई तो इन्हें सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। सिलेक्ट कमेटी ने बिल में कुछ संशोधन बताए। गृह मंत्रालय ने इन बिलों को फिर शीतकालीन सत्र की शुरुआत में वापस ले लिया, बदलाव किए और फिर नए सिरे से पेश किया। इसलिए नए ड्राफ्ट के चक्कर में लगा द्वितीय। 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूं, ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है माननीय अध्यक्ष जी। बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं मुख्य प्रावधानों को। सबसे पहले बात भारतीय न्याय संहिता बिल द्वितीय की। ये रिप्लेस करेगा 1860 के इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को, जिसमें पहले 511 धाराएं थी। अब भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव हुए, 8 नई धाराएं जोड़ी गई और 22 धाराओं को खत्म कर दिया गया। ये अपराध साबित होने पर सजा देने से जुड़ा हुआ एक्ट है। इस बिल में आईपीसी के बहुत सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं, लेकिन सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है। राजद्रोह कोई अपराध नहीं है, लेकिन देश की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को नुकसान पहुंचाना एक नया अपराध है। अगर कोई भी नागरिक देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा तो इस काम को आतंकवाद की श्रेणी में गिना जाएगा। इस बिल में छोटे मोटे संगठित हमले को भी गंभीर अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। जाति, धर्म या विचारधारा के आधार पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों के समूह के द्वारा की गई हत्या में उम्र कैद या फांसी होगी, साथ ही जुर्माना भी देना होगा। न्याय संहिता के इस प्रावधान को मॉब लिंचिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद बारी आती है नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता बिल की। ये रिप्लेस करेगा 1898 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी को, जिसमें 484 धाराएं थी। नई संहिता में अब 533 धाराएं होंगी। सीआरपीसी की 160 धाराओं को बदल दिया गया। बिल में 9 नई धाराएं जोड़ी गई और 9 को खत्म किया गया। ये कानून गिरफ्तारी, अभियोग और जमानत से जुड़ा हुआ है। नए प्रस्तावित कानून में यदि किसी अपराध में आरोपी को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होनी है तो उस केस में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर अपनी समूची कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगी। केस का ट्रायल, पूछताछ और प्रोसीडिंग्स डिजिटल तरीके से भी हो सकती हैं, यानी सशरीर मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। सबूत लिए हुए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे फोन वगैरह को भी पूछताछ में लाया जा सकेगा। अगर कोई आरोपी अपने केस की सुनवाई से भाग रहा है और उसे निकट भविष्य में अरेस्ट करने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही तो उसकी अनुपस्थिति में भी केस चलाया जा सकेगा और उसे सजा दी जा सकेगी। जांच के लिए हैंडराइटिंग के साथ साथ उंगली की छाप और वॉइस सैंपल भी लिए जा सकेंगे। जांच एजेंसियां ये सैंपल उन लोगों से भी ले सकती हैं जिन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। अब बात करते हैं तीसरे कानून की, भारतीय साक्ष्य द्वितीय बिल। ये रिप्लेस करेगा 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को, जिसमें 167 धाराएं थी। नए कानून में 170 धाराएं होंगी। इसके लिए 23 धाराओं में बदलाव भी किया गया। एक नई धारा जोड़ी गई और 5 धाराएं निरस्त की गई।
ये कानून किसी अपराध के सबूत, कन्फेशन और तथ्य से जुड़े हैं। नई संहिता डिजिटल रिकॉर्ड को भी डॉक्यूमेंट में जोड़ती है। पुराना एविडेंस एक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेकेंडरी एविडेंस में रखता था। संहिता ये मांग करती है कि ये रिकॉर्ड प्राइमरी एविडेंस होंगे। नई संहिता सेकेंडरी एविडेंस में मौखिक और लिखित एविडेंस को रखती है। नई संहिता सबूतों की पुष्टि करने वाले लोगों की टेस्टिमनी को भी सेकेंडरी एविडेंस में रखती है। इसमें पुलिस कस्टडी 15 दिनों से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक। आपको कानूनों के बारे में हमने बुनियादी बात बताई। अब समझते हैं कि इन 3 कानूनों पर आपत्ति क्या है। अलग अलग जगहों पर जो आपत्तियां आई वो बिंदुवार इस तरह से हैं। पहली, राजद्रोह का अपराध हटाने की बात कही गई, लेकिन जो प्रस्तावित कानून है उसमें कमोबेश वही सब है जो राजद्रोह वाली धारा में लिखा गया था। दूसरी, किसी भी अपराध को देश की अखंडता पर हमले की तरह देखा जा सकेगा और उसे आतंकवादी घटना की तरह भी देखा जा सकेगा। तीसरी, छोटे अपराध और बड़े अपराध का फर्क मिटाया गया। चौथी, पुलिस कस्टडी की सीमा बढ़ाकर पुलिस के अधिकारों को बढ़ाया गया। ये आलोचनाएं सामने आई और आपत्तियां समझने के लिए हमने बात की लीगल एक्सपर्ट से। एक प्रश्न जो बार बार उठ रहा है वो ये है कि छोटे और बड़े अपराधों का फर्क मिटा दिया गया है। ऐसा नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के धारा 109 और 110 में छोटे अपराधों सहित संगठित अपराधों के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। धारा 109 में संगठित अपराध को डिफाइन किया गया है, जिसमें अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि पर कब्जा, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध, दवाओं की तस्करी, अवैध वस्तुओं या सेवाओं के हथियारों की तस्करी, वेश्यावृत्ति, फिरौती के लिए मानव तस्करी, रैकेट सहित गैर कानूनी गतिविधियों के कार्यों को संगठित अपराध माना जाएगा। यह संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह के प्रयास के द्वारा किया जाएगा। अब धारा 110 में सामान्य या संगठित अपराध के छोटे संगठित अपराधों को डिफाइन किया गया है, जिसमें चोरी, पॉकेटमारी जैसे अपराधों को लिया गया है। यह अवश्य है कि संगठित अपराध समूहों या गिरोहों द्वारा किया जाएगा और इसमें अधिकतम सजा 7 साल तक की होगी। एक प्रश्न ये है उनमें से कि सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह उसे मिटा दिया गया है। यह कहना गलत है। भारत सरकार ने राजद्रोह और सरकार के प्रति असंतोष, इन 2 शब्दों को उस अधिनियम से, नए अधिनियम से निकाल दिया है और धारा 150 भारतीय न्याय संहिता धारा 150 में अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियों का संदर्भ जोड़ा गया है। आज लोकसभा में इस बिल पर बहस हो रही थी। विपक्ष के जितने सांसद संसद में बचे, उन्होंने इस पर अपने तरीके से सवाल उठाए। सुनते हैं। जॉन अलिया ने कहा था कि जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। सर, आज सच्चाई इस देश में यह है कि सूट पहनने वाला क्राइम से जुर्म से बच जाता है, जेल से बच जाता है। एक खाकी पहनने वाला किसी को करीब से गोली मार सकता है, हथकड़ी पहने हुए मुजरिम को, उसको कुछ नहीं, जवाबदेही नहीं है। सच्चाई हमारे मुल्क में यह है कि इस ऐवान में जिन पर टेररिज्म का चार्ज है वो इस कानून पर वोट डालेंगे कि टेररिज्म क्या है, नहीं है। सर, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आज भगत सिंह को और मोहनदास करमचंद गांधी को ये 3 क़वानीन बनाए जाते तो भगत सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी कहते कि रोलट एक्ट है ये। और सर, यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सिखों के जब धार्मिक स्थानों पे अटैक हुआ, हमारे कत्लेआम हुए, कोई वहां पे किसी को सजा नहीं मिली, कोई FIR नहीं लगाई गई, कोई हमारे बहनों के साथ जो रेप हुआ, कोई हमारी सुनवाई जब कहीं नहीं हुई। और इसी तरह पंजाब में जब हजारों नौजवानों को, बेगुनाहों को UAP लगा के, ऐसे ऐसे कानून लगा के, जब उनको एक पूरी जवानी, अब यहाँ पे वो बिट्टू नहीं है, कांग्रेस के MP साहब, उनके जो दादाजी थे, पूरा बेअंत सिंह ने एक पूरी पीढ़ी सिखों की खत्म कर दी। ऐसे ही पुलिस एनकाउंटर्स करके, फेक एनकाउंटर्स, आज तक हजारों लाखों नौजवान लापता, पता ही नहीं लगा कहाँ गए फेक एनकाउंटर्स में, क्योंकि पुलिस के पास अनबिल्डेड पास थे। विपक्ष के सवालों का जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध, राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को
कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। मान्यवर, इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। इसके बाद हुई वोटिंग और ये तीनों बिल लोकसभा में पारित हो गए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।